गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम इंटरनेशनल लॉ में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निस्तारण किस प्रकार से होता है ये हम देखेंगे। आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद क्या होते हैं या विवाद किसको कहा जा सकता है, और उसी के साथ यह देखेंगे कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है तो उसका शांतिपूर्वक तरीके से सेटलमेंट कैसे किया जा सकता है या शांतिपूर्वक तरीके से उसका निस्तारण कैसे किया जा सकता है। पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अगर विवाद क्या होता है, अगर इसको देखा जाए तो इसकी स्पष्ट तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई भी परिभाषा नहीं है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जब एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार पर विधि के उल्लंघन का प्रत्यक्ष आरोप लगाया जाता है और दूसरा पक्षकार इस आरोप को स्वीकार नहीं करता है तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सामान्य तौर पर जब किसी एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य पर किसी भी प्रकार का आरोप या प्रत्यारोप लगाया जाता है और दूसरा राज्य उस आरोप या प्रत्यारोप को स्वीकार नहीं करता है तो झगड़े की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। तो सामान्य तौर पर विवाद जो है किसी विधिक मसले पर मतभेद हो सकता है या दो राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार टकराव हो सकता है या विचारधारापूर्ण संघर्ष हो सकता है। तो चाहे विवाद भी हो सकता है, टकराव भी हो सकता है या वैचारिक रूप से भी किसी भी प्रकार का मतभेद होता है तो वह विवाद की ही श्रेणी में आता है। जब दो राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उनका सेटलमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है शांतिपूर्वक तरीका, पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निस्तारण शांतिपूर्वक तरीके से किया जाता है, और दूसरा होता है बलपूर्वक तरीका। आज हम उसमें से फर्स्ट पार्ट हम आज कंप्लीट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निस्तारण का शांतिपूर्ण तरीका क्या होता है। अगर शांतिपूर्ण तरीकों में देखा जाए तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बातचीत या वार्ता, नेगोशिएशन। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि अगर दो राज्यों या दो राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा होता है तो सबसे पहले उसे सॉल्व करने के लिए दो राज्यों के मध्य जो ढंग अपनाया जाता है वो वार्ता होता है। वार्ता जो होता है काफ़ी ही सिंपल और शांतिपूर्ण ढंग होता है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान का सबसे सरल व सामान्य तरीका जो है वो वार्ता होता है। अन्य किसी तरीका का प्रयोग करने से पहले सबसे पहले राज्य इस तरीके का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें केवल दोनों ही पक्षकार, जो दो राज्यों के मध्य जो विवाद उत्पन्न हुआ है, दोनों ही पक्षकार इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यह वार्ता राज्यों के अध्यक्ष के तौर पर ही हो सकती है, उनके प्रतिनिधियों या एजेंट के माध्यम से भी हो सकती है, और दोनों पक्ष आपस में मिल बैठकर वार्ता करके अपना सेटलमेंट करते हैं, तो इसे वार्ता के द्वारा सेटलमेंट कहा जाता है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद ऐसे हैं जो वार्ता के द्वारा सेटल्ड हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भारत व पाकिस्तान का 1976 में शिमला जो समझौता है यह इसका एक एग्जाम्पल माना जाता है। फरक्का-बांध विवाद 1977 में भारत व बांग्लादेश में जो सेटलमेंट हुआ था वह भी वार्ता का ही एग्जाम्पल माना जाता है। सेकंड जो उसका सॉल्व करने का तरीका है शांतिपूर्वक वो है मध्यस्थता, मीडिएशन। सामान्य तौर पर वार्ता के द्वारा अगर किसी भी विवाद का निस्तारण नहीं होता है तो राज्यों के द्वारा सेकंड तरीके को अपनाया जाता है। मध्यस्थता के द्वारा दो राज्यों के विवाद में तीसरा राज्य अपने प्रयत्नों द्वारा विवाद को निपटाने का प्रयास करता है। तो मीडिएशन में तीसरे राज्य का सहयोग होता है, जो ये प्रयास करता है कि दो राज्यों के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसका सेटलमेंट किया जा सकता है। ये मध्यस्थता जो है तीसरा राज्य या व्यक्ति विवादी राज्यों के साथ बातचीत में भाग लेता है। ये जो तीसरा जो राज्य होता है वह इन दोनों के बीच में जो वार्ता होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है और विवाद को सुलझाने में अपने आइडियाज भी देता है। और ये व्यवस्था जो है हैग सम्मेलन 1899 में मध्यस्थता के बारे में कई विस्तृत व्यवस्थाएं की गई है, उसी को अपनाया गया है। तो इसके आधार पर भी डिस्प्यूट जो है उनको सेटल किया जाता है। 1906 में रूस व जापान के मध्य जब युद्ध को समाप्त करवाने में अमेरिका के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। यह मध्यस्थता का एक
काफ़ी इम्पोर्टेंट उदाहरण माना जाता है कि मध्यस्थता के द्वारा भी हम अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से अपना सकते हैं। मध्यस्थता या मेडिटेशन के बाद जो है गुड ऑफिसर्स सत प्रत्यय, ये भी एक शांतिपूर्वक तरीका माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। इसके अंतर्गत जब पक्षकार परस्पर वार्ता करना स्वीकार नहीं करते हैं या अस्वीकार कर देते हैं और जब वार्ता द्वारा अपने विवाद को निपटाने में असफल हो जाते हैं, तो तीसरा मित्र देश या कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था आगे बढ़ सकती है और अपना सत प्रत्यय समझौते की सफलता के लिए समर्पित कर सकता है। सत प्रत्यय में का तरीका तब अपनाया जाता है जब दोनों देश वार्ता के द्वारा या तो अपने झगड़े का शांतिपूर्वक ढंग करने में सफल नहीं हुए हैं या इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी तीसरा मित्र राष्ट्र या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय निकाय या संस्था भी सत प्रत्यय कर सकती है और इन दोनों देशों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है और उन्हें दोनों को वार्ता करने के लिए सहमत करती है। तो ये तीसरे प्रकार का जो होता है इसमें सामान्य तौर पर तीसरा जो व्यक्ति होता है या तीसरा जो मित्र देश होता है वह उस वार्ता में किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेट नहीं करता है। यह केवल एक स्थान प्रोवाइड करवाता है, दोनों पक्षकारों को बैठने के लिए वातावरण प्रोवाइड करवाता है और उन्हें अपने निपटारे सुलझाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है और दोनों पक्षकार चाहे तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझाव को स्वीकार कर सकते हैं और नहीं भी स्वीकार कर सकते हैं, परंतु वह डायरेक्टली उन दोनों देशों के मध्य जो वार्ता होती है उसमें किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं करता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री विल्सन ने भारत व पाकिस्तान को अपना सत प्रत्यय प्रदान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पक्षकार करार करके जो कच्छ का विवाद था को मध्यस्थ अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार हुए थे। तो सत प्रत्यय के द्वारा भी कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों का सलटारा किया गया है और विवादों का सलटारा किया गया है। इसी प्रकार इजराइल व सीरिया के मध्य के विवाद को सुलझाने में भी किसिंजर का प्रयास उल्लेखनीय माना जाता है। अगर हम देखते हैं कि मीडिएशन और गुड ऑफिसर्स में क्या डिफरेंस है, सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सत्प्रत्ययन और मध्यस्थ में सत्प्रत्यय में तीसरा पक्षकार कई ऐसे कार्यों को करता है जो विवादी राज्यों के विवाद के संबंध में वार्ता करने को प्रेरित करता है, किंतु वार्ता में भाग नहीं लेता है। जबकि मध्यस्थता में तीसरा पक्षकार वार्ता में भाग लेता है, अपनी सलाह भी देता है। सत्प्रत्यय और मध्यस्थता की अपेक्षा अधिक सरलता से प्रस्तावित और स्वीकार किया जा सकता है। तो गुड ऑफिसर्स में सामान्य तौर पर सिर्फ जो तीसरा पक्षकार है वह दोनों पक्षकारों को वार्ता करने के लिए राजी करता है, पर डायरेक्ट उसका इसमें किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। जबकि मीडिएशन में वह न केवल दोनों पक्षकारों को बातचीत करने की सलाह देता है बल्कि वह स्वयं भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, अपनी सलाह देता है और दोनों को इसके लिए तैयार भी करवाने की कोशिश करता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक निपटारा करने का जो चौथा तरीका है वो जांच है या इंक्वायरी है। विवाद के समाधान के लिए जांच की प्रक्रिया का जन्म सर्वप्रथम हैग सम्मेलन 1899 में हुआ था, ताकि जो राज्य अपने विवाद को मध्यस्थ को सौंपने के इच्छुक नहीं होते हैं वह जांच प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं और जांच का सर्जन विवादग्रस्त पक्षकार के मध्य विशेष करार द्वारा किया जाता है। तो जो जांचग्रस्त जो पक्षकार होते हैं जिनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न हुआ है वह इस प्रकार की इंक्वायरी की डिमांड कर सकते हैं। जांच आयोग विवाद के संबंध में जांच पड़ताल करेगा। जांच पड़ताल करने के पश्चात करार जांच किए जाने वाले तथ्यों, ढंग, समय व आयोग के गठन और उसकी शक्तियों को निरस्त किया जाएगा। जांच का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि विवाद से संबंधित तथ्यों की जांच करके उन्हें स्थापित किया जाए जिससे विवादों का निपटारा संभव हो सके। तो सीमाओं से संबंधित जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो जांच आयोग की नियुक्ति की जाती है। यह आयोग तथ्यों की जांच करता है और उससे संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। डोगरा बैंक घटना पहला मामला है जिसमें जांच की प्रक्रिया को अपनाया गया था। उसके बाद कई मामलों में जांच की प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसकी नेक्स्ट जो तरीका है वो है मध्यस्थम, आर्बिट्रेशन। मध्यस्थम
जो मध्यस्थम का तात्पर्य यह होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवेचन का उद्देश्य राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा अपने द्वारा चुने गए न्यायाधीशों द्वारा विधि के आधार पर करना चाहिए। तो मध्यस्थम में सामान्य तौर पर जो डिस्प्यूटेड राज्य जो होते हैं वह ही अपने द्वारा किसी भी विवाचन या आर्बिट्रेशन कोर्ट का चयन करते हैं और उन्हें अपनी यह स्वीकृति प्रदान करते हैं कि हमारे बीच में जो विवाद है वह विवाचन या आर्बिट्रेशन के द्वारा सॉल्व किया जाए। जब विवाचन के द्वारा एक बार कोई भी मामला सॉल्व कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में विवाचन के द्वारा किया गया निर्णय जो है वह अंतिम माना जाता है और दोनों ही राज्य जो डिस्प्यूटेड राज्य है वह उसे मानने के लिए बाध्यकारी माने जाते हैं। मध्यस्थम में सामान्य तौर पर जो निर्णय करने वाले कमेटी होती है वह 3 सदस्यों की होती है। तीनों सदस्यों में से एक सदस्य जो होता है एक विवादित राज्य की तरफ से नियुक्त होता है, दूसरा सचेत राज्य की तरफ से नियुक्त होता है और तीसरा जो होता है वह दोनों की सहमति से नियुक्त किया जाता है और उनके द्वारा जो भी निर्णय किया जाता है वह राज्य जो चेयरमैन होता है उसकी जो नियुक्ति है दोनों ही राज्यों की सहमति से। अगर दोनों राज्य सहमत नहीं होते हैं तो दोनों राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय या मित्र देश को यह अधिकार दे सकते हैं, उसके द्वारा उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है और उसके द्वारा जो भी निर्णय किया जाएगा दोनों राज्य उस पंचाट को स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी माने जाते हैं। उसके बाद आपका है सुलह कॉन्सिलेशन। सामान्य तौर पर सुलह जो होता है वह तात्पर्य यह है किसी विवाद को किसी आयोग या कमेटी आदि को इसलिए सौंप दिया जाता है जिससे वह तथ्यों को प्राप्त करने के पश्चात निपटाने के लिए अपने सुझावों के साथ एक रिपोर्ट देती है। इस प्रकार सुलह विवाद के निपटारे की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विवाद के निपटाने के लिए आयोग अपनी रिपोर्ट में प्रस्ताव प्रस्तुत करता है जिससे विवादी पक्षकार विवाद का समाधान कर सके। ऐसे प्रस्ताव विवाद के पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो सुलह भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों के झगड़े जो होते हैं उनको निपटारे का एक शांतिपूर्वक तरीका है। इसमें सामान्य तौर पर कोई आयोग या कमेटी को डिस्प्यूट से संबंधित सारे जो तथ्य हैं वह प्रस्तुत कर दिए जाते हैं और वह डिस्प्यूटेड जो तथ्य हैं उनको देखने के पश्चात सुलह कमेटी जो होती है या जांच कमेटी जो होती है वह अपनी रिपोर्ट दोनों देशों को प्रस्तुत कर देती है। परंतु इसमें एक चीज इम्पॉर्टेंट है कि दोनों देश उसके द्वारा जो सलाह दी गई है उसको स्वीकार करे या न स्वीकार करे, यह उसके ऊपर निर्भर करता है, वह उसे बाउंड नहीं किया जा सकता है। फिर है आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1946 में संयुक्त राष्ट्र विघटन के परिणाम स्वरूप किया गया था। उसके विघटन के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। वर्तमान समय में न्यायिक निर्णय व अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के विघटन के पश्चात स्थापित किया गया है। अब जब भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद होता है और वह उस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी प्रकार के अपने डिमांड करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसको सॉल्व करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत विवादों का निपटारा, सेटलमेंट अंडर द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। लास्ट जो है आपका वह अंतर्राष्ट्रीय विवादों का सेटलमेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही इस उद्देश्य के लिए की गई है कि वह देश में या अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर शांतिपूर्वक ढंगों से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करे और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य ही यह है कि विश्व में शांति, सुरक्षा व न्याय को क्षति न पहुंचे तथा युद्ध की धमकी या शक्ति के द्वारा विवादों का समाधान न हो। तो यूनाइटेड स्टेट जो है अपने सुरक्षा परिषद के माध्यम से पूरी कोशिश करता है कि जब भी किसी भी प्रकार की अशांति की संभावना हो तो वह अपना प्राथमिक दायित्व विश्व शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद का माना जाता है और वह विवादों को युद्ध के रूप में परिणत होने से पहले शांतिपूर्वक तरीके से उन मामलों का निपटारा करना चाहता है। तो इसीलिए उसके पास यह पावर होती है कि जब भी इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन उत्पन्न होती है या इस प्रकार का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट उत्पन्न होता है जिससे विश्व में अशांति की संभावना उत्पन्न होती है तो वह अपने सदस्य राज्यों की मदद से
उन विवादों का शांतिपूर्वक निपटारे का प्रयास करता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार से बलपूर्वक तरीके का समाधान उत्पन्न न हो, बलपूर्वक किसी भी प्रकार के बलपूर्वक प्रयोग न किया जाए और जितना हो सके शांतिपूर्वक तरीके से उसका समाधान किया जा सके, इसका प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 जिसमें हम देखेंगे कि अगर शांतिपूर्वक तरीके से अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद का निपटारा नहीं होता है तो राज्य बलपूर्वक तरीके से भी उनका निपटारा कर सकते हैं, परंतु बलपूर्वक तरीके से निपटारा करने का प्रयोग वह लास्ट स्टेज होती है, उसके पश्चात ही उसका प्रयोग किया जा सकता है। जब तक शांतिपूर्वक तरीके से कोई भी सॉल्व हो सकता है तब तक कोई भी राष्ट्र को इस प्रकार के तरीकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स।